सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज जारी है। सेक्रेटेरिएट में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। समग्र नुमाइंदगान नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि फ़रार रब्बानी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार हसन खावर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, नूरुल अमीन दानिश से जो करंट सिचुएशन है वो पूछ लेते हैं। जी दानिश, अपडेट कीजिए, अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी देखिए, जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है वो इस वक्त जो है पुलिस भी अपनी जगह पर मौजूद है और जो सरकारी मुलाजमीन सुबह महसूर हुए थे अंदर पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो भी वहीं पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ काबू में नजर आ रही है। लेकिन जो बाहर से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दीगर अजला से जो लोग यहाँ पर आए थे, वो इस वक्त उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी है। जैसे कि प्रेस क्लब में तकरीबन 2000 के करीब का मजमा था वफाकी मुलाजमीन का, उन्होंने अब से चंद ही लम्हे कबल पेशकदमी शुरू कर दी है। काफ़ी चार्ज जो है वो क्राउड है। इसके अलावा भी कश्मीर हाईवे और मुख्तलिफ जगहों से जो है लोग वफाकी मुलाजमीन जो है इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं और तमाम का जो रुख है वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब है। पुलिस की नफरी को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस के लिए हमें यूँ लग रहा है कि उनके लिए इनको काबू करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि सुबह सूरत हाल मुख्तलिफ थी और अब जो है सूरत हाल वो मुख्तलिफ हो चुकी है। क्योंकि सुबह तो वो सिर्फ अंदर मौजूद थे, पुलिस ने उनको अंदर महसूस कर लिया था, लेकिन अभी जगह जगह के ऊपर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जो मुजाहिरीन हैं वो जो है वो जमा हो रहे हैं, आ रहे हैं और सबकी मंजिल जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक है। ठीक है, पुलिस मुजाहिरीन को काबू पाने में बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रही है। नूरुल अमीन दानिश हमें ये बता रहे थे। नूर, अब हमारे साथ ही रहिएगा। अब फ़रा रब्बानी हमारे साथ जिना एवेन्यू से मौजूद हैं। फ़रा, आप बताइएगा कि आप ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, ये मुजाहिरीन प्रेस क्लब से चले और जिना एवेन्यू पे पहुंच गए हैं। इनका टारगेट ये है कि ये चौक पहुंचे, जैसे ये जिना एवेन्यू पे डी चौक के करीब पहुंचे हैं, यहाँ पे पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई है। बहुत से जो लोग यहाँ पे मुलाजमीन हैं वो बेहोश भी हुए यहाँ पर। साथ ही साथ उनके कायदीन और कुछ मुंतशिर होना शुरू हो गए थे। साथ ही कायदीन की जानिब से ये नारे लगाए गए कि कोई भी वापस नहीं जाएगा, सब आगे बढ़े। एक बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो मौजूद है। उनको ये हिदायत दी जा रही है कि जो भी शेल आपकी तरफ आया आपने वापस पुलिस की तरफ फेंक देना है। साथ ही साथ ये लोग पूरे तैयार होकर आए हैं। इनके पास यहाँ पर रुमाल मौजूद हैं जो कि एक दूसरे को बांध रहे हैं और उनका यही कहना है कि आप इन रुमालों को गीला करें, अपनी आंखों पर रखें और पीछे किसी सूरत वापस नहीं मुड़ के जाना। ठीक है, फ़रार रब्बानी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हसन खावर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अभी जो सूरत हाल है तो क्या देख रहे हैं? कितने महकमे बंद या जम हो चुके हैं? खजाने पर कितना बोझ है बारात का, तनख्वाह और पेंशन की मद में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो जम करने वाली बात है और तनख्वाहों वाली बात है, इनको हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान का जो एक रिफॉर्म पैकेज था उसके अंदर उन्होंने 40 से ऊपर इदारे पिछले कुछ माह में जम किए हैं। लेकिन जम करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी को नौकरी से फारिग किया है। हुकूमत की नौकरी, आपको पता है, सरकारी नौकरी से फारिग करने का एक तरीका होता है। अभी तक हुकूमत ने किसी को नौकरी से जवाब नहीं दिया। सिर्फ उनकी कई इदारे एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर आ गए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। अब जहाँ तक बात है तनख्वाहों की और पेंशन की, तो देखिए, एक तो जो ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं इनका मुतालबा सही है, क्योंकि ये 2 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी और आपको पता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना है। और दो साल पहले भी जब बढ़ी थी तनख्वाह तो उस वक्त भी टैक्सेस को ऊपर नीचे हुए थे, तो लोगों की तनख्वाह में एक्चुअली इजाफा हुआ नहीं सरकारी मुलाजमीन की। लेकिन ये जो नेगोशिएशन इनसे चल रही थी वज़रा की, मैं हैरान हुआ हूँ कि ये उन्होंने क्यों फ़ेल होने दी। क्योंकि मैंने सुना ये था और अखबार में ये आई थी कि ये फ़ैसला हो चुका है कि आने वाले बजट में इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को इसके किसी सियासी सलूशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन का सिर्फ रोड पे एहतजाज करना ज़रूरी नहीं। जब सरकारी मुलाजिम सड़क पे आता है तो हुकूमती मशीनरी बंद हो जाती है, हुकूमत का काम बंद हो जाता है। तो ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती, तो इनसे टेबल पे बैठ के ही मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अच्छा हसन खावर साहब, शेख रशीद अहमद साहब भी ये कह रहे हैं कि ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की ये बात की गई थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन अब ये कह रहे हैं कि वो तनख्वाह बढ़ाएं, ये मुमकिन नहीं है। आपके इल्म में है कि मईशत की जो सूरत हाल है, मुआशी दलदल में फंसे मुल्क में इतने मुलाजमीन का हल क्या है फिर आपकी नज़र में? देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म हल तो यही है कि आपको हुकूमती मशीनरी का साइज़ छोटा करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हुकूमत के पास चॉइस है कि या तो आप बहुत सारे लोग रख लें, अनप्रोडक्टिव वर्क फोर्स, और उनको कम पैसे दें, और या आप कम लोग रखें, अच्छा काम करें, उनको अच्छे पैसे दें। ये तो लॉन्ग टर्म बात है। शॉर्ट टर्म के अंदर तो देखिए, हुकूमत को उनके पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, उनके जो मुतालबात हैं वो बजा हैं।
मेरे ख्याल में कि ये जो आपने ग्रेड 22 की बात की है ना, ये ग्रेड 22 के मुलाजमीन तो है नहीं जो एहतजाज कर रहे हैं। जो मेरे इल्म में बात आई है वो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ फ़र्क है, क्योंकि हुकूमत ये फैसला तो कर चुकी है कि बजट में तनख्वाह बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है ये भी पता नहीं है, लेकिन ये शायद चाह रही हैं कि उसका कुछ पीछे से इफेक्ट हो, कुछ 6-8 महीने पुरानी सैलरीज भी उनको मिले। अच्छा। और हुकूमत के पास, जो कि आपने इशारा किया कि उनके पास पैसे नहीं है। देखिए, हम IMF का प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो बजट है ये आप समझें कि गरीब की चादर की तरह है। तो अगर हमने किसी एक जगह को ढकना है तो कहीं और से हटाना पड़ेगा। पाँव को अनकवर करेंगे तो मुंह पे चादर आएगी, पाँव ढकेंगे तो मुंह से हट जाएगी। तो अगर आपने उनकी तनख्वाह बढ़ानी है तो या तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ तरक्याती जो आपके खर्चे हैं उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसे हुकूमत के पास पड़े और वो देना नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल में ये एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन बहरहाल हुकूमत का काम है पॉलिटिकल सेटलमेंट करना और उनको कुछ ना कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी तनख्वाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट करे, लेकिन यहाँ पर हसन साहब आपको ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई नहीं देता? क्योंकि जब शेख रशीद से हमारी बात हुई तो उन्होंने ही कहा कि हम तो अभी नोटिफिकेशन जारी कर दें, लेकिन ये ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जी पंजाब को भी शामिल करें, फिर बलूचिस्तान को भी शामिल करें। तो ये चीज़ हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ठीक है, अगर ये धरना देते हैं तो इनको पोलाइटली डील करेंगे, तो अब हल क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पंजाब और सिंध या बलूचिस्तान में जो होगा उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एक इनफॉर्मली अपनी पार्टी को तो कह सकते हैं पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन जाहिर है कि सूबाई खुद मुख्तारी है, उनकी अपनी मर्ज़ी है वो इसको कैसे डील करते हैं। लेकिन माजी में ये होता रहा है कि जिस तरह वफाकी हुकूमत चलती है सूबे भी अमूमन उसी तरह चलते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो इस्लामाबाद में बैठे मुलाजमीन हैं उनको पंजाब की बात पंजाब से करनी पड़ेगी, सिंध की बात सिंध से करनी पड़ेगी। और इस वक्त जो फौरी मसला है वो तो वफाकी हुकूमत का है। जो दूसरी बात आपने की, ये आपने बिल्कुल बात सही की कि पिछले कुछ रोज़ में मुतज़ाद ख़बरें आती रहीं। पहले ये बात आई कि जी काबीना ने अप्रूव कर ली इनकी तनख्वाह में इजाफा, फिर ये आई कि जी ये शायद 24% कह रहे हैं, वो 40 कह रहे हैं। पता नहीं उसमें भी सदाकत थी कि नहीं थी। जी। लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन ज़रूर है और थोड़ा सा जाहिर है कि उनको ये लगा है कि हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही या वो अपनी मुतालबात को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए जाहिर है कि वो सड़क पर खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसका बहरहाल इसका जो एंड है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट है और जितनी जल्दी ये बात मुज़ाकरात की टेबल पे आए उतनी ही जल्दी इसका हल मुमकिन है। जी ठीक है, जितनी जल्दी ये टेबल टॉक हो जाए, जितनी जल्दी ये मुज़ाकरात हो जाएं, उतनी जल्दी इसका हल मुमकिन है। मुआशी तज्ज़ियाकार हसन खावर साहब और हमारे नुमाइंदगान फरार रब्बानी, नूरुल अमीन दानिश अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। हुकूमत और वफाकी सरकारी मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपनी बात से फिर गए हैं। 16 ग्रेड तक मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की बात हुई थी, मगर अब 22 ग्रेड के मुलाजमीन की भी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। खजाने में पैसे नहीं है, कहाँ से दे? समा से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का मामला वफाक के इख्तियार में नहीं। हमारी बात 16 ग्रेड तक हुई है, ये अब 22 ग्रेड पे चलेगी। 40% इनसे बात की है एवरेज पे। ये कह रहे हैं बेसिक में करें, ये कहते हैं पंजाब को भी इसमें शामिल करो, सरहद को भी करो और बलूचिस्तान को भी करो। 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो हमने कहा हम लिख के देने के लिए तैयार हैं कि आप चीफ मिनिस्टरों के पास चले जाएं, मीटिंग कराने के लिए तैयार हैं। जो सूबाई की आते हैं, पैसे ही नहीं है खजाने में तो कहाँ से दें। हमने इनका 40% एवरेज पे कर दिया और 16 ग्रेड तक किया। ये कह रहे हैं 22 ग्रेड तक करें और बेसिक में करें, ये मसला कुल। इसलिए बात खराब हुई, वरना तो हम बिल्कुल तैयार थे नोटिफिकेशन रात को जारी करने के। हुकूमत के खिलाफ लोहा गर्म देखकर सियासी मुखालफिन भी चोट मारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। मरियम नवाज ने वफाकी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाले एक्शन को हुकूमत का जालिमाना हथकंडा करार दे दिया। गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी रिहा करने और उनके मुतालबात मानने का भी मुतालबा कर डाला। बोली, मुलाजमीन के हुकूक और तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत से मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे, हम इदारों को कभी भी सियासत में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हैदराबाद में बात कर रहे थे। मैं इसको रियासती तशद्दुद से ताबीर करता हूँ। इस बात पर मजबूर कर दिया है इस्लामाबाद जाएं, कहीं उनकी चीख पुकार सरकार के कानों को छू सके। लेकिन सरकार जो बदकिरदार भी है, बदअखलाक भी है, जालिम भी है, उसने वहाँ पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया।
लाखों के नुमाइंदों की करोड़ों में बिकने की दास्तान। मुकद्दस ऐवान के इंतखाब के लिए सबसे बड़ी मंडी लगी। रेट लगते रहे, लोग बिकते रहे, नोटों के ढेर सामने देखकर ईमान डगमगाए। हलफ का ख्याल रहा ना ही अल्लाह ताला का खौफ। मुंतखब होने वालों ने कुरान पाक पर झूठा हलफ भी उठा लिया। 2018 के सेनेट इलेक्शन से पहले पैसे लेने और देने वालों की फुटेज सामने आ गई है। 2 साल पहले इमरान खान ने कहा था, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। और आज वीडियो भी सामने आ गई। ये है केपी असेंबली के एमपीए सरदार इदरीस। वोट बेचने के एवज पैसे लेते नजर आ रहे हैं। वोट बेचने के बाद इसी एमपीए ने कुरान करीम पर झूठा हल्फ भी उठाया। कुरान मजीद पर मैं हाथ रख के कहता हूँ, कुरान मजीद पर मैं हाथ रख के कहता हूँ, 4 करोड़ रुपए का जो इल्जाम है मैंने नहीं लिए। यानी ना दीन के वफादार, ना दुनिया के। मंजर आम पर आने वाली वीडियो में सरदार इदरीस जैसे कई किरदार शामिल हैं। ये वीडियो है सेनेट इलेक्शन 2018 से पहले की, जब करोड़ों रुपए की बोली लगी। अरकान को बुलाकर नोटों के ढेर लगा दिए गए। जमीर का सौदा किसने किया, कैसे किया, क्या कीमत लगाई, सब कुछ दिख रहा है। वीडियो देखकर लगता है इन्हें कोई डर खौफ नहीं। मामला ठोक बजा कर रहे हैं। वोटों की गिनती यकीनी बनाने के लिए बंडलों की गिनती तक की जा रही है। पीटीआई ने ऐसी घटिया हरकत पर अपने 20 अरकान को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन अवाम पूछते हैं, जमीर फरोशी की इस मंडी का मुस्तकिल खात्मा कब होगा? वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कई बार उन्हें भी सीट बेचने की पेशकश हो चुकी है। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत तो 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। वजीर आजम का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिसाके जमहूरियत में ओपन बैलेट का मुआहदा कर चुकी है और वो खुद भी ओपन बैलेट के मुतालबे की तायीद कर चुके हैं। इसमें सबको पैसा मिलता है, लीडरशिप को पैसा मिलता है। मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफ़र की। मुझे एक आदमी ने ऑफ़र नहीं की, कई लोगों ने ऑफ़र्स भिजवाई। अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें, हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खाना में दे दें। इस तरह की ऑफ़र्स होती है। ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। ये 30 साल से हो रहा है। इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। जमहूरियत की नफी है ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? और अब आपको बताते हैं कि सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ओपन वोटिंग की ज़रूरत आज से पहले नहीं थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत आती और जाती रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत बरकरार रहती तो यूँ पैसा नहीं चलता। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा दौरान समाअत क्या रिमार्क्स सामने आए? देखिए, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सवाल पूछे गए अटॉर्नी जनरल से कि जब ये आइन बनाया गया था उस वक्त क्या सेनेट इंतखाबात के हवाले से आइन साजों को इल्म नहीं था कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, तब इसको ओपन बैलेट के लिए आइन में अल्फाज क्यों नहीं दर्ज किए गए थे? इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, मौलाना शाहमद और इसमें दीगर जो बड़े लीडर थे वो साफ दिल के थे। उन्हें सोचा भी नहीं होगा कभी कि ऐसा भी मरला आएगा कि नोटों के बैग भर के लोग सेनेट इलेक्शन के लिए पैसा लेकर आएंगे। अगर ऐसा होता तो वो यकीनन इस सारे के आइन को तख्लीक करना ही छोड़ देते। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर मुल्क में जमहूरियत चलती रहती तो इस तरह की जो करंट प्रैक्टिसेस हैं, जो पैसे का चलना है, ये ना होता। बार बार बदकिस्मती से मुल्क में जो जमहूरियत का सिलसिला है, जो जमहूरियत का रास्ता है, वो मुनक़ता होता रहा, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है सबको कि सियासत के अंदर पैसा और दीगर जो करप्ट चीजें हैं वो आ गई हैं।
अब अदालत ने कल तक की समाअत को मुलतवी किया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई से निकाले गए रुकन सूबाई असम्बली उबैदुल्ला मयार का दावा है कि मंजर आम पर आने वाली वीडियो स्पीकर हाउस की है। अरकान असम्बली को पैसे सूबाई हुकूमत की मंजूरी से दिए गए थे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली बाचा ने अपनी वीडियो जाली करार दे दी। कहा, सेनेट इलेक्शन से पहले वीडियो जारी करना पीटीआई हुकूमत की साजिश है। सेनेट के इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त। पीटीआई ने 7 खवातीन समेत 20 अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया था। इन अरकान में शामिल उबैदुल्ला मयार का दावा है कि रकम केपी के हुकूमत ने खुद दी थी। इस वजह से पैसे दिए थे कि आपने जनरल इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई करना है, हम आपको टिकट देंगे। दूसरी ये कि आपका जो खर्चा ये हमारी तरफ से, ये 1 करोड़ रुपए हमारी तरफ से आपको हम सपोर्ट करें। तीसरा ये कि जो हम उम्मीदवार ला रहे हैं सेनेट के लिए, तो आपने उसको सपोर्ट करना। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पैसे सेनेट के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद खान ने बांटे, परवेज खटक ने डीलिंग की। सारे एमपीएस आ रहे थे, सारे उसी स्पीकर हाउस आ रहे थे और सबको दे रहे थे। सर, परवेज खटक का क्या मामला है? क्या वाकई में परवेज खटक तो डीलर है। उन्होंने जो वीडियो बनाई है तो इनको चाहिए कि ये वीडियो पूरी ये दिखाते थे ना, ये पूरी वीडियो दिखाते कि हमें पैसे कौन दे रहे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली बाचा ने समा से गुफ्तगू में अपनी वीडियो को जाली करार देते हुए हुकूमत पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें। समा के साथ रहिए। बल्दिया कराची की एक और फैक्ट्री में आग ने 3 मजदूरों की जानें ले ली। हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। फैक्ट्री मुलाजिम अली शेर ने साथियों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। फैक्ट्री मालिक के बेटे का कहना है कि पहले भी ऐसे सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर मजीद। फिर एक फैक्ट्री में शोले भड़के, फिर मजदूरों की जान गई। कराची बल्दिया टाउन सेक्टर 5 में धागा फैक्ट्री में आग लगी जो देखते ही देखते फैलती चली गई। आग रात 10:30 बजे लगी। पहला फायर टेंडर 1.5 घंटे ताखीर से पहुंचा, जब तक आग तीसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। पानी का भी सिर्फ एक टैंकर था। फैक्ट्री में मौजूद 3 मजदूर जान बचाने के लिए पानी की टंकी में चले गए, लेकिन पानी कम होने की वजह से दीवारें गिर गईं और मजदूर मलबे तले दबकर जान से गए। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते रहे हम काफ़ी देर, तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट के बाद जो है ना फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई। पहले वो आई तो वो काम नहीं कर रही थी ना, उसके पास वो पाइप सीधे किए, पानी था नहीं तो फिर वो रुकी रही। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर उन्होंने काम शुरू किया। 4 फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिश करते रहे। स्नारकल की मदद भी ली गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से दुश्वारी का सामना रहा। फैक्ट्री में हंगामी अखराज का कोई रास्ता न था। एग्जिट के रास्ते रखते नहीं ये लोग। इतनी बड़ी इमारत है और इतनी लंबी चौड़ी है, उसमें एक ही जीना है और तमाम जो विंडोज हैं वो भी आयरन की है। सिंध के वजीर सुहेल अनवर सियाल ने आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई। आग बुझाने में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। अगर यहाँ पे म्युनिसिपल या फायर ब्रिगेड वालों की तरफ से कोई कोताही हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मीनवाइल हमने ये भी कर रहे हैं कि अगर फैक्ट्री ओनर ने प्रॉपर SOP को फॉलो नहीं किया हुआ, किसी के भी तरफ से कोताही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फैक्ट्री मुलाजिम अली शेर ने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बच्चा बाहर आया है, ऊपर 2 मजदूर रह गए थे, उनके लिए वो वापस गया कि मैं उनको भी बचाऊं, तो उनको बचाने के लिए ऊपर गए। बल्दिया टाउन में जलने वाली फैक्ट्री के मालिक के बेटे का कहना है ये पहला वाकया नहीं। आपको पहला हादसा थोड़ी हुआ, ये हजारों हो चुके हैं। वाकये के बाद फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। मोहम्मद अली सतपारा समेत को पहमाओं की टीम की तलाश के लिए ऑपरेशन खराब मौसम के बायस फिर रोक दिया गया है। K2 के इर्द गिर्द तेज हवाओं के डेरे हैं। हुकाम ने इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से तस्वीर के लिए राब्ते शुरू कर दिए। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर शिगरी, कहीं से कोई सुराग मिल जाए इसलिए हुकाम की कोशिशें जारी हैं। जी, अगर बात करते हैं आज के दिन की ऑपरेशन की, तो आज का दिन का जो ऑपरेशन था वो खराब मौसम की वजह से K2 में नहीं हो सका है। जबकि जो आइसलैंड स्पेस की जो कंपनी है जो सैटेलाइट की, वो भी मुख्तलिफ साइड से जो है एंगल से ले रही है। जबकि
बेस कैंप में जो ऑपरेशन था, जो बेस कैंप से जमीनी ऑपरेशन होना था सतपारा और दीगर साथियों की तलाश के लिए, वो भी मौसम की खराबी की वजह से रोक दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया के चंद ही ऐसे मुहिम जो हैं जो दुनिया की ये दूसरी बड़ी चोटी K2 को सर कर सके हैं। कई तो इस 8,611 मीटर बुलंदी को सर करने की कोशिश में अपनी जान से भी गए, लेकिन हजारों आज भी इस आस में है कि काश वो ये कारनामा सरअंजाम दे सकें। हमने ये फैसला किया कि आपको लेकर चलें और दिखाएं कि ये कठिन रास्ता किन किन मरहलों में तय होता है। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ इसे कहते हैं K2 का बेस कैंप। ये सतह समंदर से 5,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अब यही वो मकाम है जहाँ से क्लाइंबिंग का आगाज़ होता है। हमारा सांस तो अभी से फूल रहा है। इतनी ऊंचाई पे इफेक्टिव ऑक्सीजन परसेंटेज, यानी ऑक्सीजन की मिकदार सिर्फ 11% होती है। तो बेस कैंप से मैं C1 यानी कैंप 1 को क्रॉस करता हुआ पहुंच गया हूं C2 यानी कैंप 2। यहां पर ऊंचाई है 6,760 मीटर। इस तरह के कई मनाजिर, कई खौफनाक मनाजिर हमारी राह तक रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इससे ऊपर कैंप 3 पर पहुँचने के लिए मुझे इस खतरनाक ब्लैक पिरामिड को क्रॉस करना होगा। ये वही मकाम है जिसने कई कोपहमाओं की जान ली है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होती जा रही है। लगभग 7,000 मीटर ऊंचाई पे ऑक्सीजन की परसेंटेज 9% रह जाती है। अब सूरज भी ढल रहा है, मुझे जल्दी कैंप 3 पहुंचना होगा। ये हम पहुंच गए C3। ये गाड़ा हमने अपना कैंप। यहाँ पहुंचने की जल्दी इसलिए भी थी कि अगर शाम हो जाए तो फिर बैनुल-अक़वामी उसूल क्लाइम हाई लो स्लीप के मुताबिक यहाँ ही रुककर रात गुजारनी होती है। यानी कि अगर आप जिस जगह भी पहुँचे उससे आप 300 मीटर नीचे आएँ और फिर सोने का आप इंतज़ाम करें, क्योंकि आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो मैं तो हूँ इस वक्त K2 के C3 पे और अब मुझे रात यहीं पे क़याम करना है। यहाँ से हम आपको कहते हैं गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। K2 के कैंप 3 से गुड मॉर्निंग। और अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे यहाँ पे और अब यही कहेंगे कि फैसल जी उठें, आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं है। मंजिल हमारी आगे है। लेट्स गो। सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा 8,211 मीटर की बुलंदी पर वाक़ बॉटल नेक। टीम अल्फा टू बेस कैंप, टीम अल्फा टू बेस कैंप। ये सबसे ख़तरनाक और जानलेवा मकाम है, क्योंकि इस जगह पर 40 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं, बर्फानी तूफान, ऑक्सीजन की कमी, तिरछी नोकीली तेज़धार चट्टानें अपने पंजे निकाले खड़ी होती हैं। अल्फा टीम टू बेस कैंप, ज़रा सी लापरवाही और गलती जानलेवा साबित हो सकती है।
बिलाखिर मैं आपको ले आया K2 की इस आखिरी मंजिल 8,611 मीटर बुलंद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर। यहाँ दर्जा हरारत -50 से -65 तक रहता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पर सांस फूलती है, यहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जब जब ये सारे ख्यालात जहन में आते हैं, ये सब हिलाली परचम हिम्मत बंधाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे हिरनों का ऐसा देश, ऐसी उछल कूद जो आपसे पहले आपने नहीं देखी होगी। हिरनों की इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराएंगे एहसन अंसारी। पाकिस्तान की सरजमीन का वो टुकड़ा जहां हिरन की सल्तनत है। तो आइए ये खूबसूरत हिरन आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर लाल सुहाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ हिरन सल्तनत कैसे बनी, एक पूरी दास्तान है। चीते, जंगली जानवर या निशानेबाज शिकारी हिरन मार रहे थे, मगर फिर 1972 में अमेरिका और नेदरलैंड्स के बच्चों के जेब खर्च से यहाँ चारों तरफ जंगला लगाया गया। अब ना कोई जंगली जानवर आ सकता है, ना निशानेबाज गोली से शिकार कर सकता है। और फिर यहाँ हिरनों की अपनी एक सल्तनत बन गई। जी, ये ब्लैक बक की कहानी जो है 1972 से शुरू हुई थी, 10 पेयर से शुरू हुई थी। अभी जो है ये 550 से ज़ायद लाल सुहाना में मौजूद हैं और 900 प्लस के करीब ये जो हैं पूरे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम कोई फैमिली, बच्चे, स्कूल का ट्रिप या कोई भी विजिटर या फॉरेनर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, उन्होंने ज़्यादातर जानवरों को इंक्लूजर्स के अंदर कैद और बंद देखा हुआ होता है। अपने गिरदो नवा में हिरन अटकेलियाँ करते, भागते, दौड़ते, सींगों से लड़ते हुए जब उन्हें दिखाई देते हैं तो उनकी खुशी का जो आलम होता है वो नाकाबिले बयान है। अब यहाँ 550 हिरन हैं। पार्क के 70 एकड़ रकबे पर यही राजा हैं। काले हिरन सल्तनत के महाराजा हैं। इन्होंने इस जमीन पर अपना अपना टुकड़ा बांट लिया है और अपनी हुदूद में एक दूसरे को घुसने नहीं देते।
आपको ये पूरे पाकिस्तान में किसी ज़ू में अगर आपको ब्लैक बक कहीं पर नज़र आएगा तो वो ब्रीड यहीं की लाल स्वाना वाली ब्लैक बक की होगी। शाम होते ही दस्तरखान पर इनके मनपसंद चने लगाए जाते हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।